अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। केमिस्ट्री साइंस में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम रॉड्स लॉ के बारे में बात करेंगे। ये एक बहुत आसान लॉ है जो कि एक सिंपल मैथमेटिकल रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। रॉड्स लॉ के लिए हम एक ऐसा सिस्टम ले रहे हैं, लाइक हमारे पास ये एक बीकर है और इसमें कोई एक लिक्विड है, लाइक वाटर है, और हम अच्छी तरह जानते हैं कि वाटर या कोई भी लिक्विड है उसके मॉलिक्यूल कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं, और इस मोशन के दौरान कुछ पार्टिकल इसकी सरफेस को ब्रेक करके बाहर निकल जाते हैं। थोड़ी सी इसमें वेरिएशन करते हैं कि हम कहते हैं कि ये सरफेस क्लोज है। इस बीकर को हमने ऊपर से क्लोज कर दिया है सो डैट के इसके जो वेपर्स बनेंगे वो इसको छोड़ के ना चले जाएं। अच्छा, अब आप यहाँ पे उन मॉलिक्यूल्स को एज्यूम करें, लाइक ये सारी की सारी सरफेस जो है ये वाटर मॉलिक्यूल से भरी हुई है, और जैसे कि मैं बता रहा हूं कि वाटर मॉलिक्यूल या लिक्विड के मॉलिक्यूल दे आर इन कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन and they are constantly leaving the surface of the liquid, और इस प्रोसेस के तहत वो लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में चले जाते हैं, वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ना यहां से मॉलिक्यूल्स दे आर गोइंग इन दिस स्पेस जहां पे वो वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, और जिस तरह से कि लिक्विड के मॉलिक्यूल कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन में हैं, उनकी एक काइनेटिक एनर्जी होती है जो उनको रैंडम मोशन पे लेके चलती रहती है। इसी तरह से जब वो वेपर पे कन्वर्ट हो जाएगा तो वहां पे भी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कॉन्स्टेंटली मोशन करते रहेंगे, मूव करते रहेंगे और आपस में कोलाइड करते रहेंगे, उनकी डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। बट पॉइंट ये है कि सरफेस क्लोज है, दैट इज वाई कि वेपर्स कैन नॉट फ्लाई आउट। अब जब वेपर्स यहां से बाहर नहीं जा रहे तो देयर इज सम पॉसिबिलिटी कि ये वेपर्स लाइक यहां से स्ट्राइक करके इधर आए, इधर यहां स्ट्राइक करके उधर चला जाए, वहां स्ट्राइक करके इधर को आ जाए। नोट करें कि पॉसिबिलिटी ये है कि कुछ मॉलिक्यूल्स जो कि लिक्विड से वेपर में गए थे वो दोबारा वेपर से लिक्विड में आए। किस तरह से कि वेपर में जो मॉलिक्यूल है वो मोशन करता हुआ टुवर्ड द लिक्विड सरफेस आए, और लिक्विड सरफेस उसको जब वो लिक्विड सरफेस पर आके स्ट्राइक करेगा तो लिक्विड उसको कैप्चर कर लेगा। सो नाउ दिस वेपर मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल लिक्विड से पहले वेपर में गया है, अब पॉसिबल है कि वो दोबारा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो ये जो स्टेट है, नीचे जो स्टेट है, दिस इज द लिक्विड स्टेट। ये स्टेट ये वेपर स्टेट है, और जब हम कहते हैं कि लिक्विड से वेपर बन रहा है तो आप सब अच्छी तरह जानते होंगे कि लिक्विड से वेपर बनने के प्रोसेस को वेपराइजेशन कहते हैं, वेपराइजेशन, एंड दिस इज आल्सो नोन एज इवेपोरेशन। एक हमारे पास प्रोसेस हो गया इवेपोरेशन का। अब दूसरी तरफ हम ये बात कर रहे हैं कि वेपर के मॉलिक्यूल दोबारा लिक्विड के मॉलिक्यूल का हिस्सा बन रहे हैं, यानी वेपर्स दे आर कन्वर्टिंग बैक टू द लिक्विड। सो वेपर से लिक्विड बनना, दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। तो यहां पे ये दो प्रोसेस चल रहे हैं, एक इवेपोरेशन है जो कि लिक्विड से वेपर बनने को कहते हैं, और दूसरा कंडेंसेशन है जो कि वेपर से लिक्विड बनने को कहते हैं, और इनकी एक स्पीड है, दैट इज द रेट, जिसको आप रेट ऑफ इवेपोरेशन या रेट ऑफ कंडेंसेशन कह सकते हैं। इनिशियली आप देखिए जो प्रोसेस शुरू हुआ है वो शुरू हुआ है लिक्विड से। अगर लिक्विड ना होगा, वेपर ना होगा, वेपर ना होगा तो प्रोसेस भी नहीं होगा। तो पहले इवेपोरेशन होगा, उसके बाद कंडेंसेशन शुरू होगी। दैट मीन कि इनिशियली इवेपोरेशन विल बी एट हायर साइड, इवेपोरेशन का रेट ज्यादा होगा, इवेपोरेशन की मिकदार ज्यादा होगी, और विद द पैसेज ऑफ टाइम कंडेंसेशन होना जब शुरू होगी तो फिर कंडेंसेशन का भी रेट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू होगा। और आप अगर इस प्रोसेस को कुछ देर के लिए चलने दें
तो आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। एक वक्त आएगा कि जब दोनों प्रोसेस दे विल बिकम इक्वल टू ईच अदर, कि जितनी मिकदार में इवेपोरेशन हो रही है, जिस रेट पर जिस रफ्तार से इवेपोरेशन हो रही है, उसी रफ्तार पे कंडेंसेशन भी होगी, यानी जितने मॉलिक्यूल लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होंगे उतने मॉलिक्यूल वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। सो एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, और ये जो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगी, दिस स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज नोन एज डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक यानी मोशन में है, ऐसा इक्विलिब्रियम नहीं है जो कि रुक चुका है, जो स्टैटिक है, ये डायनामिक है, ये मोशन में है। इक्विलिब्रियम तो है, बराबरी तो है कि इसके बाद जब ये होगा, नोट करें, जब लिक्विड से वेपर बन रहे थे तो आप ये समझ सकते हैं कि लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर में जाने का मतलब यह है कि लिक्विड की मिकदार कम हो रही है और वेपर की मिकदार बढ़ रही है। इसी तरह से जब वेपर से लिक्विड बनेंगे तो क्या मतलब है कि वेपर की मिकदार कम हो रही है और लिक्विड की मिकदार बढ़ रही है। लेकिन जब इक्विलिब्रियम आएगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम आएगा, तो इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या होगा कि जितने मॉलिक्यूल लिक्विड से वेपर में जाएंगे उतने मॉलिक्यूल ही वेपर से दोबारा लिक्विड में आएंगे। सो दोनों की जो अमाउंट है वो यहां कांस्टेंट हो जाएगी, दैट इज द इक्विलिब्रियम, बराबरी आ जाएगी। इक्विलिब्रियम का ये मतलब नहीं है कि जितना लिक्विड है उतना वेपर है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि लिक्विड की जो अमाउंट है वो कांस्टेंट हो जाएगी और वेपर की जो अमाउंट है वो कांस्टेंट हो जाएगी। और ये डायनामिक है कि प्रोसेस रुका नहीं है, प्रोसेस चलता रहता है, लिक्विड से वेपर बनने का प्रोसेस भी और वेपर से लिक्विड बनने का प्रोसेस भी। अब आप अगली बात समझे कि जब ये वेपर बन गए तो इन वेपर्स ने स्ट्राइक करना है विद द सरफेस, और हम जानते हैं कि गैस का प्रेशर होता है ड्यू टू दिस कोलिजन। जब गैस के मॉलिक्यूल अपने कंटेनर, अपनी वेसल की वॉल पर स्ट्राइक करते हैं, दे पुट प्रेशर, और दिस इज नोन एज प्रेशर ऑफ गैस। इसी तरह से वेपर का भी यहां पे एक प्रेशर बनेगा और इस प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर। सो रोल्स लॉ में जो सबसे पहली चीज हमें यह समझनी है वो है वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। प्योर लिक्विड की बात हो रही है, सिर्फ एक लिक्विड लिया गया है, एक लिक्विड यानी कि प्योर सब्सटेंस लिया गया है, लाइक वाटर है या एथेनॉल है या कोई भी और लिक्विड, और उसके वेपर्स की बात हो रही है, उसके वेपर बन रहे थे, उनका प्रेशर मेजर किया जा रहा है। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, पहली टर्मिनोलॉजी जो हमें याद रखनी है वो याद रखनी है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। और नॉर्मली जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन बनाने में यही लिक्विड एज अ सॉल्वेंट भी एक्ट करता है। सो यू कैन से इट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और इसके लिए जो सिंबल रिकमेंड किया जाता है वो है P0। वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। नो, सॉल्वेंट की बात हो गई तो आपको सोल्यूट भी चाहिए, यानी हम अब इस लिक्विड को सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। अब हम इसमें सोल्यूट ऐड करने जा रहे हैं। अब जब आप इसमें सोल्यूट ऐड करेंगे तो देखिए थोड़ा सा फर्क आएगा। किस तरह से, मैं दोबारा इसे ड्रा कर लूं जरा। इसमें आप नोट करें, ये बीकर है हमारा और यहाँ पे लिक्विड मौजूद है और लिक्विड के यहाँ पार्टिकल्स हैं, ये वाले लिक्विड के पार्टिकल्स जिन्होंने सरफेस को उन्होंने ढांपा हुआ है, यानी वो सरफेस पर मौजूद है। दे आर कॉन्स्टेंट चेंजिंग, यानी कुछ आ रहे हैं कुछ जा रहे हैं, बट ओवरऑल सरफेस पर लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो ही वो मौजूद है। ना, ये सॉल्वेंट है। अब हम इसमें सोल्यूट ऐड कर रहे हैं। तो सोल्यूट यू कैन सी कि ये मैं एक दूसरे मार्कर से बना रहा हूं, ये नीले कलर में है, तो आपने इसमें सोल्यूट ऐड कर दिया। तो सोल्यूट के पार्टिकल्स भी अब इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। जहां सॉल्वेंट मौजूद है वहां पे साथ अब सोल्यूट भी प्रेजेंट है, और जिस तरह से सोल्यूट यहां पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ऑब्वियसली सोल्यूट यहां पे भी कुछ जगह घेर लेगा, यहां पे भी कुछ जगहों पे सोल्यूट आ जाएगा। और सोल्यूट के आने का मतलब क्या होगा? सोल्यूट के आने का मतलब आप देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ पोजीशंस हैं, जो सारी की सारी पहले
लिक्विड के मॉलिक्यूल के पास थी, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के पास थी, अब वो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल ने उनमें से कुछ पोजीशंस अपने नाम कर ली हैं। दैट मीन कि अब जो इवेपोरेशन हो रही थी लिक्विड की, इस सरफेस से उस इवेपोरेशन की मिकदार में कमी आ जाएगी। सरफेस उतनी ही है सारी, लेकिन उस सरफेस के अंदर से कुछ जगहों पर अब लिक्विड मौजूद नहीं है, सॉरी सॉल्वेंट कहना चाहिए इसको, लिक्विड नहीं सॉल्वेंट कहना चाहिए। सॉल्वेंट अब मौजूद नहीं है, सॉल्वेंट की जगह पे आ गए सोल्यूट। तो जब सॉल्वेंट की जगह पे सोल्यूट आ गया है तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की जो इवेपोरेशन हो रही थी, अब वो इवेपोरेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप किसी को 100 चांस देते हैं तो 100 चांस में कामयाब होना ज्यादा है, और अगर आप उसके चांसेस कम करके 70 कर देते हैं तो 70 चांसेस के अंदर उसकी कामयाबी कम हो जाएगी। ऑब्वियसली 100 में उसके कामयाब होने के चांस ज्यादा हैं, और यहाँ मतलब वो जो नंबर ऑफ वो अपना काम करेगा, वो ज्यादा काम करेगा 100 बारियों में बनिस्बत के अगर आप उसे 70 बारियां देते हैं, कम बारियां देते हैं, क्योंकि काम उसकी करने की सलाहियत हर दफा एक जैसी है। यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि लिक्विड को जब भी मौका मिलता है वो इवेपोरेट करता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को, एक पर्टिकुलर वेपर प्रेशर रखता है। तो यहां पे क्या हुआ है कि अब उसकी नंबर ऑफ पोजीशंस कम हो गई हैं। अब वहां पे जहां सारे के सारे मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल थे, अब कुछ जगहों पे सॉल्यूट के मॉलिक्यूल आ गए हैं, जिसकी वजह से अब देख सकते हैं कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की तादाद कम हो गई है जो कि सरफेस पर प्रेजेंट है। दैट इज वाई इवेपोरेशन कम होगी, इवेपोरेशन कम होगी तो कंडेंसेशन भी कम होगी, इक्विलिब्रियम है फिर भी एस्टेब्लिश होगा। बट जब वेपर प्रेशर बनेगा तो चूंकि यहां नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है जो कि इवेपोरेट कर रहे हैं, सरफेस को उसी तरह से हम क्लोज कर देते हैं, तो अब इसके वेपर्स जो हैं वो कम बनेंगे, वेपर्स कम होंगे तो उसके अकॉर्डिंगली इसका वेपर प्रेशर भी कम होगा। सो दिस इज व्हाट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। यहां वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, प्योर लिक्विड है, और यहां जो सॉल्यूशन बन चुका है तो सॉल्यूशन में अब एक चीज सॉल्वेंट है और एक चीज सॉल्यूट है। तो यहां पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन है। तो दूसरी जो चीज हमें याद रखनी है राउट्स लॉ में वो यही है जिसे हम कहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, और इसको आमतौर पर रिप्रेजेंट किया जाता है बाय पी। तो दो चीजें हमने यहां पे याद कर लेनी है राउट्स लॉ को पढ़ने के लिए। हमें वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट का पता होना चाहिए और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन का पता होना चाहिए। तो जैसे कि मैं इसको डिस्क्राइब कर रहा हूं कि प्योर स्टेट के अंदर वेपर ज्यादा बनेंगे, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। जब वो सॉल्यूशन स्टेट में आएगा, जब उसको सॉल्यूशन बन जाएगा तो उसके वेपर कम बनेंगे और उसका वेपर प्रेशर कम होगा। तो डिफरेंस ऑफ द टू, इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज P नॉट माइनस P। ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये कम है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज नोन टू बी डेल्टा P। चेंज इन वेपर प्रेशर आर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, change in vapor pressure or lowering of vapor pressure। और एक और चीज जो हमें याद रखनी चाहिए राउट्स लॉ को डिफाइन करने से पहले, वो एक यूनिट है कंसंट्रेशन का, और उसे हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन एक बड़ा सिंपल सा यूनिट है। मोल फ्रैक्शन इज गिवन बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट। हमारे पास अगर सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन की लेट्स से कि सिंपल हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, दो कंपोनेंट है सॉल्वेंट और सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट, सॉल्वेंट की जो मोल फ्रैक्शन निकालनी है उसके लिए हम सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल की बात करेंगे, और अगर सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन निकालनी है तो उसके लिए हम सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल की बात करेंगे, और इसको हम डिवाइड करेंगे बाय दी टोटल नंबर ऑफ मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल। लेट्स से कि ये कहा जाए कि हमारे पास एक सॉल्वेंट है,
सॉल्वेंट दैट इज 1, उसका नाम हम रख लेते हैं, और हमारे पास सॉल्यूट है और उसका नाम हम रख लेते हैं 2। तो सॉल्वेंट 1, सॉल्यूट 2, दैट मीन कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट N1 एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट N2। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट जो आएगी वो आएगी हमारे पास X1 इज इक्वल टू N1 डिवाइड बाय N1 प्लस N2। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट आएगी हमारे पास X2 इज इक्वल टू N2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2। तो इस तरह से ये चंद एलिमेंट्स जब हमारे जहन में होंगे तो हम राउट्स लॉ को आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। बड़ी सिंपलीफाइड डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अबव द सॉल्यूशन, डेफिनेशन को ध्यान से पढ़िएगा, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अबव द सॉल्यूशन, अबव द सॉल्यूशन, इससे मुराद कि वो सॉल्वेंट जो वेपर स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। आपने सॉल्यूट डाला है लिक्विड के अंदर, तो ये जो वेपर्स हम यहां पे कंसीडर कर रहे हैं, ये वेपर्स ऑफ सॉल्वेंट कंसीडर हो रहे हैं। सॉल्यूट के वेपर्स की हम बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ सॉल्वेंट के वेपर्स की बात कर रहे हैं यहां पे, कि सॉल्वेंट के जो वेपर्स बनते हैं उनकी बात हो रही है। उनका जो प्रेशर है is the product of, product you can say multiply, product mean multiple, multiple of vapor pressure of pure solvent and mole fraction of solvent in solution। उन चीजों को समझने के बाद आप देखेंगे डेफिनेशन आपके लिए कितनी इजी हो जाती है, आसान हो जाती है। यहां पे जितने भी एलिमेंट्स हमने बात की है वो सारे मैंने वहां पे पहले डिस्क्राइब कर दिए हैं। नोट करें, सबसे पहले जिस चीज को डिस्क्राइब किया जा रहा है वो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अबव द सॉल्यूशन। सॉल्वेंट अबव द सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट की बात हो रही है, उस सॉल्वेंट की बात हो रही है जो सॉल्यूशन में मौजूद है, और उसकी बात हम यहां पे कर चुके हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, और ये P है। तो ये चीज है P। कहते हैं कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज द मल्टीपल ऑफ, यानी कि ये आपने हासिल करना है तो आपको ज़रब करनी पड़ेगी। किसको ज़रब करनी है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, P नॉट को, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इसकी बात हुई। किसके साथ ज़रब करनी है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। तीसरी चीज, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट यानी X1 से मल्टीप्लाई करना है। तो तीन चीजें हमारे पास आ गई हैं X1। तो एक सिंपलीफाइड रिलेशनशिप है जिसको ये डिस्क्राइब कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, ये कोई मुश्किल डेफिनेशन नहीं है, बस इसमें आपको ये टर्म्स अच्छी तरह समझ लेनी है, तो फिर आपके लिए ये डेफिनेशन बिल्कुल आसान हो जाएगी। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अबव द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। तो ये है हमारा राउट्स लॉ जिसकी हमने यहां पे डेफिनेशन लिखी हुई है, और ये वो मैथमेटिकल रिलेशनशिप है जिसको ये डिस्क्राइब करता है, और अल्टीमेटली ये सॉल्यूशंस को अंडरस्टैंड करने में बहुत इंपॉर्टेंट कानून की हैसियत रखता है। इसको आपने अच्छी तरह याद रखना है। अब थोड़ा सा इसको हम चेंज करेंगे, और इसकी दो और डिफरेंट फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं, हम उनको तरफ चलते हैं। एक कैरेक्टरिस्टिक है मोल फ्रैक्शन की कि फ्रैक्शंस को अगर आप इकट्ठा करते हैं तो चीज पूरी बन जाती है। लाइक अगर आपके पास ब्रेड है तो ब्रेड की अगर आप दो फ्रैक्शंस करेंगे, यानी रोटी है, रोटी को आप दो हिस्सों में तकसीम कर दें, अगर उन दो हिस्सों को मिला दें तो रोटी पूरी हो जाएगी। तो फ्रैक्शंस को अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो आपके पास वो चीज पूरी हो जाती है, वन आ जाती है, यूनिटी हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। सो एक कैरेक्टरिस्टिक जो हम यहाँ पे समझ सकते हैं वो हमने यहाँ अप्लाई करनी है कि X1 प्लस X2 इज इक्वल टू 1।
मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट दोनों को जमा करें 1 आएगा। ये एक कैरेक्टरिस्टिक है मोल फ्रैक्शन के हवाले से। इसमें से अब आप देख लें कि x1 को हम यहां से रिमूव करते हैं, इसको हम सोल्यूट के साथ रिलेट करने जा रहे हैं, तो यह आ जाएगा 1 माइनस x2। इस फॉर्मूले को आप यहां पुट करें तो P इज इक्वल टू P नॉट इंटू 1 माइनस x2। ओपन करें, P नॉट माइनस P नॉट x2 P, इसको रीअरेंज करें, आप देखेंगे कि ये हमारे पास बन जाता है P नॉट x2, ये माइनस तो प्लस हो जाएगा और ये इधर आके माइनस हो जाएगा, P नॉट माइनस P। तो P नॉट माइनस P, P नॉट माइनस P, इट इज द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। P naught minus P is the lowering of vapor pressure. So we have another definition, the lowering of vapor pressure. Delta P is equal to P naught x2. इसको डिफाइन करने के दो तरीके हैं, आप इसी तरीके पर इसको डिफाइन कर दें। The lowering of vapor pressure of solvent above the solution is the product of vapor pressure of pure solvent and the mole fraction of solute in solution. ये थोड़ी सी चेंजिंग आप करें, अंडरस्टैंड इन टर्म्स को आप कर रहे हैं और थोड़ी सी चेंजिंग करके आप डेफिनेशन यही अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा जो आसान तरीका है, इससे भी आसान तरीका है, एक तो डेफिनेशन ये बन गई नंबर 2, आप इसको कह लें, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा P इज प्रोपोर्शनल टू x2। डेल्टा P इज प्रोपोर्शनल टू x2 कि change in vapor pressure, the lowering of vapor pressure is directly proportional to mole fraction of solute। नोट करें, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट वो मतलब उसका वेपर प्रेशर है वो कांस्टेंट टर्म है, लाइक वाटर है, तो अंडर गिवन कंडीशन वाटर का वेपर प्रेशर कांस्टेंट है, तो दैट इज के आप कांस्टेंट को जो है वो रिमूव कर सकते हैं और ये प्रोपोर्शनल में आ जाएगा। डेल्टा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2 which is the mole fraction of the solute। अच्छा, यहां भी एक और इसकी फॉर्म बन सकती है, ये एक ही फॉर्म है बुनियादी तौर पर, सिर्फ डिफाइन करने के लिए यहां से डिफाइन करेंगे तो ये डेफिनेशन बनेगी, सिर्फ टर्म्स को चेंज करना पड़ेगा। यहां पे डिफाइन करेंगे तो ये डेफिनेशन कुछ बन जाएगी, द लोअरिंग ऑफ वेपर pressure of solvent above solution is directly proportional to mole fraction of solute। mole fraction of solute in solution। ये एक सिंपल डेफिनेशन बन जाएगी, आप इसको भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। यहां से एक और फॉर्म बनाते हैं जो कि रोक्स लॉ की लास्ट फॉर्म आप कहेंगे, और वो कैसे बनेगी, आप P नॉट को उस तरफ ले जाएं तो ये आ जाएगा डेल्टा P ओवर P नॉट इज इक्वल टू x2। तो ये रोक्स लॉ की थर्ड और द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ये जो हमारे पास टर्म आ गई है, दिस टर्म इज नोन टू बी द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, relative lowering of vapor pressure। और ये सिंप्लीफाइड डेफिनेशन इस तरह से बनती है कि द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट अबव द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट इन द सॉल्यूशन। ये सिंपली इक्वल है, और आप नोट करें एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये मोल फ्रैक्शन के इक्वल है, और मोल फ्रैक्शन एक सिंप्लीफाइड रेशो का नाम है जिस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि इस पर भी टेम्परेचर को कोई इफेक्ट नहीं होता।
फिर मोल फ्रैक्शन जो है ये नेचर डिपेंडेंट नहीं है। लाइक आप कोई भी सॉल्यूट इस्तेमाल कर लें, उसको क्या फर्क पड़ना है। आपने सॉल्यूट के अगर मोल्स उसी अंदाज में रखे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सॉल्यूट कौन सा है, मोल फ्रैक्शन सेम हो जाएगी। सो मोल फ्रैक्शन के इक्वल होने की वजह से ये नेचर पे भी डिपेंड नहीं करता। तो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है और इसकी दो प्रॉपर्टीज मैंने जो यहां मेंशन की है ये लाजमी तौर पर आपको याद रखनी चाहिए कि दिस प्रॉपर्टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर 1 टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ द सॉल्यूट। ये नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं करती। तो ये है हमारे पास जिसे हम कहते हैं राउट्स लॉ और उसकी डिटेल थोड़ा सा मैंने इसमें आपको बताई है। थोड़ा सा इसलिए कह रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है और इसकी डिटेल तभी मुकम्मल होगी जब आप इसका एप्लीकेशन देखोगे। फिलहाल आपने ये डेफिनेशन याद करनी है। इस डेरिवेशन को जो छोटी सी डेफिनेशन है इसको अच्छी तरह देखना है। आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। अल्लाह हाफिज।